तो बात करते हैं यार डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हमको दो तरह की चीज़ दी जाती है। कभी कभी टेबल्स दिए होते हैं, कभी कभी परसेंटेज में हम दिया होता है, कभी कभी यहाँ पे डिग्रीज में दिया होता है। पाई चार्ट हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन 100% में दिया जा सकता है। सो पाई चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये समझना है कि एंगल कैलकुलेट करना है, डिग्री कितना है। की कॉन्सेप्ट के अंदर एक पाई चार्ट either represent 100% of the data in terms of percentage or 360 of data in terms of degree. कि 100% of the data in terms of percentage or 360 of the data in terms of degrees. So 100% is equal to 360 डिग्री। 1% का मतलब क्या हो जाएगा 3.6 डिग्री एंड 1% इज इक्वल टू, और अगर आपको 1 डिग्री बोला जाए तो ये हो जाएगा 1/3.6 ना, मतलब 100/360। 1 डिग्री इज इक्वल टू 100/360%, दैट इज 5/18%। सो फाइनली अगर आपको x परसेंट दिया हुआ है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो x को मल्टीप्लाई करो 3.6 डिग्री से। अगर आपको x डिग्री दिया हुआ है इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो x को मल्टीप्लाई करो 5/18% से। सो ये हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार की कॉन्सेप्ट के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। तो बात करते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स A B C D E in a household if B C D E correspond to B कितना दिया 90 डिग्री, C 50 डिग्री, D 45 डिग्री एंड E 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए। तो ठीक है, तो 100 हमारे पास ये सबको प्लस करने से कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए भाई। सो 90 + 50 + 45 ये कितना हो जाएगा 0 1 कैरी 8 और 4 12 12 और 5 17 और 9 26 260 हो रहा है। 360 - 260 करेंगे तो 100 डिग्री आएगा, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। अब 100 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है भाई। डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला मैंने बताया था 5/18 से यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 50 जा, ये हो जाएगा 9 जा, सो ये हो जाएगा 250/9%। आंसर हो जाएगा डी। और अगर डिग्री परसेंटेज दिया होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यार? अ पाई डायग्राम शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन वाटर एंड ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। गिवन द प्रोटीन कॉरस्पॉन्ड टू 16% प्रोटीन प्लस वाटर प्लस जो ड्राई एलिमेंट्स हैं बॉडी में इसका कॉरस्पॉन्डेंस हमको दिया है। प्रोटीन कॉरस्पॉन्ड टू 16%, वाटर कॉरस्पॉन्ड टू 70% एंड ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये ड्राई एलिमेंट्स कितने हो गए भाई? ये हमारे पास कितना हो 86 - 100 दैट इज़ 14% ड्राई एलिमेंट्स। ये प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्ड टू P%।
प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट, ये पी परसेंट है, मतलब 16 प्लस 14 इज इक्वल टू पी, इट इज इक्वल्स टू 30%. देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर प्रेजेंटिंग पी ऑन द डायग्राम. तो 30% को यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है इंटू डिग्री, तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो कैंसिल, 3 6 से 18 का 8, 1 के लिए 3 1 3 और 10, 108 डिग्री यहाँ पे आंसर आ जाएगा यार. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल. Runners, players दिए हुए हैं. Run scored in the first inning, ball faced in the first inning, run scored in the second inning and ball faced in the second inning. Who is the fastest run scored in the test match? ठीक है. So fastest run कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास मतलब फास्टेस्ट रन स्कोर कैसे निकालेंगे, जो रन है अपॉन बॉल्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जिसमें जो वैल्यू जितनी बड़ी आएगा वो उतना फास्टेस्ट होगा यार, वो अपना फास्टेस्ट होगा, स्ट्राइकर ज़्यादा होगा मतलब. सो ए का हो जाएगा फर्स्ट इनिंग में 61 रन, सेकेंड इनिंग में 14, फिर 99 बॉल फर्स्ट इनिंग, 7 बॉल में 76. बी का 05 प्लस 50 अपॉन 12 प्लस 85. सी का 15 प्लस 20 अपॉन 75 प्लस 50. डी का 13 प्लस 12 अपॉन 55 प्लस 50. सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी 175. इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 जा 7 जा 0.0 लगाऊंगा 0.43, 0.43 इसकी वैल्यू आएगी. इसकी वैल्यू 55/797. तो अगर इसको 99 मान लूँ तो ये हो जाएगा 5/9 पॉइंट लगाऊंगा 0, सो 5, 0.5 फिर 5 फिर 0.55 आएगा. इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 35/5 125. ये 7 जा ये 225.0, ये 0.2 आएगा. ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 125. सो ये 1/5 पॉइंट लगाएंगे 0.2. ठीक है. तो फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन हो रहा है भाई, बी. बी इज़ दी फास्टेस्ट रन स्कोरर यार. क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर दी फॉलोइंग डाटा फॉर विच पीरियड वॉज द नेचुरल ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे बर्थ रेट दिया हुआ है, डेथ रेट दिया हुआ है, ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू व्हाट, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. सो बर्थ रेट कितना है, पहले तो इसकी हम बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 में 5 बचेगा 6, ये हो जाएगा 7 में 5 बचेगा 2, 12.6, ये 0.1 0 10.1, ये 0 4 14, ये 5 2 1 12.5, 9 10 में 2 बचेगा 8, 18, ये हो जाएगा 0.2, 10 में बचेगा 2, 4 में बचेगा 3, नहीं 3 में बचेगा 2, 11 में बचेगा 3, 10 में 4 बचेगा 3, 23. मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसका है भाई यहाँ पे,
1971 से 1981 तक, आंसर हो जाएगा 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स हमको दिए हुए हैं। The following table gives the GDP growth rate and tele density data of different states of a country in a particular year यार, ठीक है। सो with reference to the above data, which one of the following is the most logical and rational inference that can be made यार। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली एसोसिएट विथ हायर टेली डेंसिटी, जिसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उसका जनरली हायर टेली डेंसिटी है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम देखो 704 है तो इसका 70 है, इसका अराउंड 200 है तो इसका टेली कम डेंसिटी कम है देखो, लेकिन इसका यहाँ पे 500 है पर इसका टेली डेंसिटी कम है। तो ऐसा है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि इसका ज़्यादा होगा, जनरली बोला जा रहा है। देखो इसका 900 है पर कैपिटल इनकम तो टेली डेंसिटी ज़्यादा है, इसका पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है तो टेली डेंसिटी ज़्यादा है। जनरली हाँ बिल्कुल, जहाँ पे पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है वहाँ पे टेली डेंसिटी ज़्यादा है, ऑलवेज नहीं है, ऐसा जनरली है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज इंश्योर हायर पर कैपिटा इनकम, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है उसका पर कैपिटल इनकम ज़्यादा होगा। जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका लग रहा है भाई, यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 10, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है उसका पर कैपिटा इनकम ऑलवेज ज़्यादा है क्या, नहीं भाई। देखो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इसका जीडीपी ग्रोथ रेट 10 है बट फिर भी इसका पर कैपिटा इनकम कितना है, कम है बाकी के मुकाबले। सो ये ऑलवेज वाला गलत हो जाएगा। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली इंश्योर हायर टेली डेंसिटी। देखो भाई हायर जीडीपी ग्रोथ रेट है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है हमेशा वहाँ पे टेली डेंसिटी ज़्यादा है क्या, नहीं भाई। देखो क्या लिखा गया है, हाँ हाँ बिल्कुल जनरली बोला जा रहा है क्या, नॉट नेसेसरली इंश्योर, हाँ बिल्कुल। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट इंश्योर हायर टेली डेंसिटी बिकॉज यहाँ पे देखो हायर है बट यहाँ पे टेली डेंसिटी कम है, यहाँ पे कम है कंपेयर टू जीडीपी ग्रोथ रेट बट यहाँ पे टेली डेंसिटी ज़्यादा है। तो जनरली मतलब नॉट नेसेसरली कि हायर जीडीपी ग्रोथ होगा तो हायर टेली डेंसिटी भी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है, तो करंट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी, सॉरी आंसर हो जाएगा सी। Question number 6 है with reference to the above table the following assumptions have been made. Nowadays prosperity of an already high performing state cannot be sustained without making further large investment in its telecom infrastructure. जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमारे पास हाई परफॉर्मिंग स्टेट हाई परफॉर्मेंस नहीं रख पाएगा, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट कम है वहाँ पे देखते हैं भाई हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार जो स्टेट नंबर 4 है यहाँ पे, इसमें देखो ये जीडीपी ग्रोथ रेट 9.78 है एंड टेलीकॉम टू डेंसिटी रेट इज 5.94, मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है फिर भी यहाँ पे टेलीकॉम डेंसिटी कम है, तो कैन नॉट बी सस्टेन बोला जा रहा है। नहीं भाई, इट कैन बी सस्टेन, ओके। एंड आप 8 को देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हाई है फिर भी यहाँ पे टेलीकॉम डेंसिटी कम है, तो इट कैन नॉट बी सस्टेन बोला गलत बोल रहा है यार। नाउ डेज अ वेरी हाई टेलीकॉम डेंसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ स्टेट। देखो भाई वेरी हाई टेलीकॉम डेंसिटी ज़रूरत है प्रमोट करने के लिए, तो देखो वेरी हाई टेलीकॉम डेंसिटी यहाँ पे है, यहाँ पे टेलीकॉम डेंसिटी कम फिर भी यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है यार, सो ये जरूरी नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो वैलिड असम्पशंस की बात करें तो यहाँ पे एक आइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा सही। डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स हमको दिए हुए हैं। द ग्राफ गिवन बिलो सो इम्पोर्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ ईयर। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज।
कॉयल, शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील के बारे में दिया गया है। द फिगर इन द ब्रैकेट इंडिकेट द एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 month पीरियड। बाय हाउ मच डिड द इम्पोर्ट ऑफ स्टील और शीट स्टील एक्सीड द इम्पोर्ट ऑफ कॉयल स्टील इन द फर्स्ट 3 month। ठीक है, जो शीट है और जो कॉयल है दोनों का क्या डिफरेंस है 3 month में, तो हमारे पास शीट माइनस कॉयल करना है। सो फर्स्ट 3 month में शीट का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 40, ये 37 प्लस ये 36 माइनस कॉइल 30 31 प्लस 33, ये 3 month का डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 7 13 का 3, एक कैरी, तो 6 4 10 और 11 माइनस 3 और 1 4 और ये 9 94। ये 13 में 4 बचेगा, 13 में 4 बचेगा 9, 10 में 9 बचेगा 1, सो 19 हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इम्पोर्टेड ओवर 6 month। शीट स्टील का हमको 3 month का पता है, इसके और 3 month का निकाल के यहाँ पे हमको टोटल अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है। सो 3 month का आ गया शीट स्टील हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, प्लस 36 है ना, 113 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 34, ये 6 महीने का आ गया यार। सो 113 36 34 34 6 4 10 17 का 7 एक कैरी, 9 10 11 का एक कैरी, तो 217 इंटू जो शीट स्टील है $256 का है, तो इंटू 256 करेंगे। सो 217 इंटू 256, 6 7 42 का 2 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10 का 0 1 कैरी, 6 2 12 और एक 13 0, 5 7 35 का 5 3 कैरी, 5 1 5 और 3 8 5 2 10, 2 7 14 का 4 1 कैरी, 2 1 2 और एक 3 2 2 4, 4 12, तुम 15 का 3 5 एक कैरी, 4 1 5 5, सो 5 और 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा यार। सो 5 और 2, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55,550। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा सी। इसको अप्रोक्सीमेटली 50 बना दिया 52 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील इंपोर्ट इन द फर्स्ट 3 month ऑफ द ईयर। ठीक है भाई, सो हमको शीट स्टील का फर्स्ट 3 month का हमारे पास पता है। ठीक है, फर्स्ट 3 month का शीट स्टील का कितना है, 113। अगर हम स्कार्प का निकाल लें तो स्कार्प कितने आ जाएगा फर्स्ट 3 month में, सो इट इज़ 32 प्लस 34 प्लस 32, दैट इज 4 4 8 98। ठीक है, सो हमको रेशियो पूछा जा रहा है शीट
अपॉन स्कार्प स्टील का तो शीट का वैल्यू 113 अपॉन 98। अप्रॉक्सीमेट रेशियो की बात करें ये अराउंड 1.2, नीचे में 1 आ जाएगा। सो 1.2:1 इज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो यार। क्वेश्चन नंबर 10 है एवरेज आर्ली अर्निंग्स पर ईयर ऑफ वर्कर इन अ फर्म आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। ठीक है, एवरेज आर्ली वर्किंग दिया हुआ है किसी भी दो वर्कर का ए एंड बी। ठीक है, दो फिगर दिए। फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ ई आर डिफरेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ ई जो है वो स्टार्टिंग यहाँ पे 20 से, यहाँ भी स्टार्टिंग 20 से ही हुआ है। स्लोप मतलब क्या होता है, मतलब y/x होता है स्लोप यार। तो दोनों की वैल्यूज़ जो है वो स्टार्ट हुई है 20 से, फिर है ना, तो एक साल बाद ये 25 होगा, ये भी एक साल बाद 25 होगा, तो दे आर नॉट डिफरेंट यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। रेंजेस ऑफ ई आर डिफरेंट। जो रेंज ऑफ ई है ये 20 से लेके 40 तक गया, यहाँ भी 20 से लेके 40 तक गया है। सो डिफरेंट नहीं है भाई, सेम है। स्लोप ऑफ द ग्राफ आर सेम। स्लोप क्या होता है, y/x। तो ये हमारे पास ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। x का मतलब कितने साल हैं, 4 साल हैं। यानी 20 माइनस 40 माइनस 20 करेंगे तो दैट इज़ 20/4। स्लोप कितना आ गया, 5। और यहाँ पे ये हो जाएगा y/x। y कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20 अपॉन ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। तो ये भी 20/4 दैट इज़ 5। दोनों में स्लोप सेम है भाई, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ई आर डिफरेंट नहीं, रेट ऑफ इंक्रीज दोनों में सेम है भाई। सो करेक्ट हो जाएगा 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट द कंपोजिशन फॉर टैक्स रिवेन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स। हमको कंपोजिशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू बताया गया 2 डिकेड्स लिए, मतलब 20 साल। With reference to the above graph, which of the following is the most logical and rational inference that can be made? During the given period, the revenue from direct taxes as a percentage of gross tax revenue has increased while that of indirect taxes decreased. डायरेक्ट टैक्सेस किसको बोलते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास कौन कौन आता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस जो पर्सनल टैक्स होते हैं, पर्सनल टैक्स, वो हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा है, बिंदी बिंदी वाला, तो ये बढ़ा है। एंड पर्सनल टैक्स एक प्रकार से थोड़ा सा स्टेबल रहा है। तो बोला गया रिवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस, तो दोनों में से पर्सनल सेम रहा है बट कॉर्पोरेट बढ़ा है, तो डायरेक्ट टैक्सेस किस प्रकार से बढ़ा होगा। वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज डिक्रीज, तो एक्साइज जो हो गया, कस्टम्स हो गया, ये हमारे पास थोड़ा डिक्रीज हुआ है। सो ये सही लग रहा है भाई, हाँ सही लग रहा है। द ट्रेंड इन द रिवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ बीन नेगेटिव ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड। एक्साइज ड्यूटीज़ में, एक्साइज ड्यूटीज़ किस में लगता है भाई, जो आप एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हो, भेज रहे हो, उसमें। सो एक्साइज ड्यूटीज़ कम हुआ है। सो एक्साइज ड्यूटीज़ कम हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या। सो देखो भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से ही कम हो गया। और भी कुछ चीज़ें दिक्कत हो सकती है भाई, एक्साइज ड्यूटीज़ को कम किया भी गया हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी कम हो सकता है ये, है ना। तो नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ ये नहीं समझ आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सो करेक्ट हमारे पास 1 हो जाएगा, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट द चेंजेस इन द की पॉलिसी रेट्स मेड बाय द सेंट्रल बैंक सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द सेंट्रल बैंक फॉर सच एक्शन। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ाया है, रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो को भी बढ़ाया है। तो रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें जो बैंक्स होते हैं, है ना, मतलब ये सपोज आरबीआई हो गया, ये बैंक्स हो गए, तो रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बैंकों को पैसा देती है, एंड रिवर्स रेपो में यहाँ पे बैंक जो है हमारे पास पैसा रखते हैं अपना, ठीक है, आरबीआई के अंदर, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ गया है,
दोनों बढ़ा हुआ है, तो दोनों बढ़ा है मतलब रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया मतलब हमारे पास जो बैंक जिस रेट पे लोन देगी, मतलब आरबीआई जिस रेट पे लोन देगी बैंकों को बढ़ा दिया, मतलब मुश्किल हो गया लोन लेना, क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। और रिवर्स रेपो बढ़ा दिया मतलब आप पैसा को कहाँ रखोगे, आरबीआई के पास रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो पैसा को एक तरह से क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, जो है मनी सप्लाई को कम करना चाह रही है, बैंकों के पास कम पैसा रखना चाह रही है। मतलब मनी सप्लाई को कब कम करना चाहती है गवर्नमेंट भाई, जब इन्फ्लेशन हो। सो एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना भाई, इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी, देखो इंक्रीजिंग लिक्विडिटी नहीं, डिक्रीजिंग लिक्विडिटी, बिकॉज मनी सप्लाई को कम करना चाह रही है। एनकरेजिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेविंग, नो एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस, बिल्कुल यार, इन्फ्लेशन तब होता है जब मनी सप्लाई ज़्यादा होता है। मनी सप्लाई को कम करने के लिए यहाँ पे एक एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस अपनाया किसने, सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट जो डायरेक्शंस फॉर द नेक्स्ट टू आइटम्स दिए हुए हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ इन विच द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री आर गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। बर्थ रेट दिया हुआ है एंड डेथ रेट दिया हुआ है 1970 से लेकर 2010 तक। लुकिंग एट द ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट फ्रॉम 1990 2010, 1990 से लेके 2010 तक की बात करनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज, तो भाई ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो यहाँ पे जो बर्थ रेट है, यहाँ पे जो डेथ रेट है, इट इज़ अराउंड, अगर मैं डिफरेंस को यहाँ पे 5 मान के चलता हूँ तो ये अराउंड 10 है भाई, यहाँ पे 1990 में। और ये जो डिफरेंस है ये भी अराउंड 10 से ज़्यादा ही है, 2010 में ये अराउंड 12 के आसपास है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है हैज़ इंक्रीज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज, population growth rate has remained, population growth rate of population has remained stable, population growth rate shows no trend। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ज़्यादा कोई ट्रेंड नहीं बदला है यार, बिकॉज देखो यहाँ पे यही लगभग सेम डिफरेंस ही रहा है। अगर ये डिफरेंस बढ़ता है फिर कम होता है तो हम बोलते हैं कि देखो ज़्यादा ही चेंजेस आए हैं, इंक्रीज़ हुआ या फिर डिक्रीज़ हुआ, बट यहाँ पे कोई ट्रेंड से नहीं शो कर रहा है, ज़्यादा कोई इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। सो ग्रोथ रेट का कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिला अपने को। With reference to the above graph, consider the following statement. Considering 1970 as a base year, population has stabilized after 35 year, population growth rate has stabilized after 35 year। तो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोला गया, डेथ रेट हैज़ फॉलन बाय 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो पहले देखते हैं भाई, पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर। तो देखो भाई 35 ईयर्स के बाद 1970 से बेस ईयर, हमने 35 ईयर्स की बात करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 इधर 2005। तो यहाँ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो गया है यार, ओके। सो पॉपुलेशन इज स्टेबलाइज, गलत बोल रहा है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्टेबलाइज, बिल्कुल ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो गया है। दैट रेट हैज़ फॉलन बाय 10% इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो दैट रेट जो है फर्स्ट 10 ईयर 1970 से 1980 तक, यहाँ पे कितना हो गया भाई, यस 25 से 20। तो ये 10% से नहीं भाई, कितने से फॉलन हुआ है, ये 5% से फॉल हुआ। सो ये गलत हो जाएगा। बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर, बिल्कुल सही बात है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों स्टेबलाइज हो गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दोनों स्टेबलाइज हो गया भाई। 35 के बाद दोनों से अप्रॉक्सीमेटली सेम लाइन आ गए। सो विच वन ऑफ दी अबव आर दी मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन स्टेटमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम दी अबव ग्राफ। तो यहाँ पे 2 and 4 आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ग्राफ गिवन अबव। ऑन 1 June the actual progress of work has less than expected, because यहाँ पे actual progress मतलब ये है, expected ये है, तो actual progress कम है, बिल्कुल सही बात है। actual rate of progress of work has greatest during the month of August, बिल्कुल अगस्त के मंथ में यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोग्रेस है वो ग्रेटेस्ट है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा किया गया है। द वर्क वॉज एक्चुअली कम्प्लीट बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम, बिल्कुल यार यहाँ पे ये वर्क जो है पहले कंप्लीट कर दिया गया है।
100% वर्क जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 1 सितंबर एट नो टाइम वॉज द एक्चुअल प्रोग्रेस मोर देन एक्सपेक्टेड। देखो भाई यहाँ पे एक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा है, तो नो टाइम बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है भाई, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, consider the following graph. The curve in the graph indicate different age group in the population of two countries A and B over a period of few decade। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पे ए कंट्री बी कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप में कौन से लोग हैं ये हमको बताया गया है। विथ रेफरेंस टू दी अबव ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड। मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस बोला जा रहा है। ठीक है, over the last 2.5 decade, that is 25 years, the dependency ratio of country B has increased। so ये country B हो गया, तो last 25 years मतलब कितना, 2000 एंड ये वाला एरिया। ठीक है, 2025 यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंसी रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है बोल रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे जो 15 से 64 ईयर का जो पॉपुलेशन है ये बढ़ा है, एंड जो 15 से 64 प्लस है वो भी बढ़ा है, एंड ये 15 से कम का अप्रॉक्सीमेटली सेम रहा है। तो अब अराउंड यहाँ पे जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो क्या हुआ है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या हुआ है भाई, यहाँ पे लगभग सेम ही रहा है क्या, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज आप समझना यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ा है यहाँ पे 1564 ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू यार जो चाइल्ड है उसके मुकाबले। बिकॉज ये देखो ये कितना था, ये पहले 0.2 था, लगभग 0.1 था, ये 0.2 हो गया। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, लेस देन 15 प्लस मोर देन 64 अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन। सो यहाँ पे 2025 में कितना था, यहाँ पे ये अराउंड 0.1/1। 2050 में कितना है, ये हो जाएगा 0.2/, पॉइंट 1.2 पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन अब भी इंक्रीज विद स्टीप स्लोप एंड डिपेंडेंट जो है डज नॉट इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन। यानी देखो ये स्टीप स्लोप से बढ़ा है, एंड ये स्टीप स्लोप से बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1/6 है, ये 1/10 है, 0.0 लगाएंगे, ये कितना हो गया 0.1, एंड ये 0.0 लगाएंगे 0.1, सो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज हमको वैल्यू नहीं बताना है, हमको बताना है कि स्टीप स्लोप है ना भाई, आप स्टीप स्लोप को समझो। स्टीप स्लोप है तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज से ज़्यादा का, मतलब वर्किंग एज का बढ़ा है, तो हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा डिपेंडेंट्स का यार। बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट 2.5 decades the dependency ratio of country A will be much less than that of country B। नेक्स्ट 2.5 decades में द डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री ए का जो डिपेंडेंसी रेशियो है, बिकॉज देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रहा है, सो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगा, लेस होगा, वो रहना है भाई, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा होगा, बिकॉज इसमें देखो भाई ये 64 प्लस का बढ़ रहा है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट 2 decades the workforce relative to the total population will increase in the country B
वर्क फोर्स टोटल पॉपुलेशन कंपेरिजन में ज़्यादा हुआ है बिकॉज स्टीप स्लेब के साथ यहाँ पे जो 16 से मतलब 15 से 64 ईयर बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू कंट्री बी। बिल्कुल कंट्री ए में वर्किंग पॉपुलेशन कम हुआ है। सो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, मोस्ट लॉजिकल रेफरेंस हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी। The manufacturing cost and project sales for the product are shown in the above figure A and B respectively. What is the minimum number of pieces that should be manufactured to avoid a loss? ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस जिसमें लॉस ना हो। सपोज करो ये प्राइस मैन्युफैक्चर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 बनाते हैं तो उसका कॉस्ट होता है 60 लाख, 6 लाख, एंड नंबर ऑफ पीस सोल्ड इज 400। ठीक है भाई। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आया, 600, एंड इसका सेल कितने पे हुआ भाई, 400 पे। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस ऑफ 200। अगर 2000 मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं तो 7 लाख माइनस 2000 दैट इज़ 350 इज़ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड यहाँ पे 350 जो है वो सेलिंग सोल्ड भी हो रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, लॉस इक्वल्स टू 0। सो मिनिमम कितने बनाने पड़ेंगे, लॉस 0 हो बोल के 2000 आइटम्स यार। सो आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ए। कि 17 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय टू फैमिलीज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट फैमिली ए स्पेंड मोर ऑन फूड्स देन फैमिली बी। तो फैमिली ए है फूड पे 50% ये डाल रहा है, ये 10% फूड पे एक्सपेंडिचर कर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 2000 पर मंथ एंड 1 लाख पर मंथ। तो अगर हम देखें 20,000 का 50%, सो ये 5 टू 10 और 10,000 खाने पे डाल रहा है फैमिली ए। फैमिली बी कितना, 10% ऑन फूड। ठीक है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। तो दोनों सेम स्पेंड कर रहे हैं। सो ए स्पेंड मोर बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार। फैमिली बी स्पेंड मोर ऑन फूड देन फैमिली ए, दोनों सेम स्पेंड कर रहे हैं फूड पे यार। फैमिली एंड बी स्पेंड सेम अमाउंट ऑन फूड, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईयर वाइज वेरिएशन ऑफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ईयर वाइज वेरिएशन हमको दिया हुआ है, ईयर वाइज वेरिएशन दिया हुआ है प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी का। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 1990, कमोडिटी का प्राइस 1990 में कितना होगा, बीच में है। सो मस्ट हैव एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 रुपीज़ यार, 10 से 20 रुपीज़ के बीच में लग रहा है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग ऑफ ए एंड बी ओवर द पीरियड ऑफ 2000 to 2010, है ना। अर्निंग ऑफ ए एंड बी बताया गया 2000 से लेकर 2010 तक। फ्रॉम द ग्राफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, ऑन द एवरेज ए अर्न मोर देन बी ड्यूरिंग द पीरियड। ऑन एन एवरेज ए ज़्यादा अर्न किया है बी से, बोल सकते हैं भाई, बिकॉज इसमें हमेशा 20 से ज़्यादा रहा है। फॉर दी 7 साल 20 से ज़्यादा रहा है, बस 2 साल 20 से नीचे रहा है। तो ऑन एन एवरेज ए अर्न मोर देन बी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल सही बात है। ऑन एन एवरेज बी अर्न मोर, नो। ऑन द अर्निंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल ड्यूरिंग द पीरियड, नो। देखो भाई, ये जो एरिया है दोनों का वो अलग अलग आया है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस जो है वो यहाँ पे, ये जो एरिया बड़ा है तो ए का डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स
पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ अ सिटी फॉर 4 years. पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम बारे में बताया गया है सिटी का फॉर 4 years. विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव डाटा? पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5% और मोर एवरी ईयर. हर साल जो है 5% और उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हमसे बोला गया है. सो कैसे पूरा करेंगे भाई? पहले कितना 21 लाख माइनस 20 अपॉन 20, दैट इज़ 1/20 इंटू 100. सो ये 5% से बढ़ा है. उसके बाद 22 माइनस 21 अपॉन 21, तो ये कितना हो जाएगा 1/21. ये 5% से कम है. 5% और मोर नहीं, और लेस. सो दिस इज इनकरेक्ट यार. पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10% और मोर एवरी ईयर, ये भी गलत है. पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5,000. तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन 20 लाख. ये करोड़ में आ जाएगा 7 जीरो और ये 5 जीरो, तो बचा कितना 2 जीरो. तो ये जीरो कैंसल. ये 5 जा, इसको मैं 1000 मान लेता हूँ, तो 5000 से ये ऊपर ही है. और ये अगर हम देखें यहाँ पे है ना 1993 में पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 1100 मान के चला, तो ये तो नीचे में ये 5 ही आएगा. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू तो अराउंड 5 ही आएगी यार. सो ये 11, इसको 55,000 555 555 आएगा. तो ये हर साल यहाँ पे ये बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 5000 से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा ही आएगा. पर कैपिटा इनकम वाज हाईएस्ट इन 1994. नहीं भैया, 1995 में हाईएस्ट होगा. तो दिस इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22 है, द फॉलोइंग टेबल shows the mark obtained by two students in different subjects. The following table shows the mark obtained by two students in different subjects. ठीक है. The difference in the mean aggregate percentage marks of the student is. ठीक है. स्टूडेंट्स हमारे पास एक भी है जिसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हमको यहाँ पे पूछा गया. तो डिफरेंस ऑफ द मीन एग्रीगेट परसेंटेज, सो यहाँ पे 60 + 70, ये 0 हो गया. 7 और 6 कितना 13, 13 3 16, 16 और 5 हो गया 21. तो 210. और ये टोटल नंबर कितना हो गया इसका 5 6 और 1 7 7 7 14 14 और 8 22. सो 210 ए का है टोटल, बी का है 225. सो मीन एग्रीगेट परसेंटेज, अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 350. टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, ये 200 350 और 375. सो इसको हम 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 7 जा 21/35, ये 5 जा, ये 3 जा 3/5 0.6 और ये 25 4 4 8 और ये 9 और ये 1 जा 125 5 जा 3/5 तो 0.5. सो दोनों का परसेंटेज कितना आया भाई 50%. तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा यार 0. ओके. सो ये 6 है ना, 0.6 आया दोनों का वैल्यू. तो यहाँ पे जो परसेंटेज होगा 60%, यहाँ भी 60% और डिफरेंस कितना होगा 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन फॉर द 4 items. The following graph show the average profit of two fruit seller A and B in thousands per year from the year 1995 to 2000. Consider the graph and answer the 4 items that follows. In which year is the average profit of A and B the same?
है ना, कौन से साल में जो एवरेज प्रॉफिट है ए एंड बी का, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है दो फ्रूट सेलर का थाउजेंड्स में, है ना। सो एवरेज प्रॉफिट दोनों साल का कहाँ पे सेम है भाई, सो 1996 में एक सेम है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी, एवरेज प्रॉफिट सेम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998। ये 1998 में एवरेज प्रॉफिट में दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। सो ए का मतलब बी का प्रॉफिट कितना है 4000 माइनस ए का प्रॉफिट कितना है भाई ये 3.5 थाउजेंड मतलब 35,000। तो डिफरेंस आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का और इस डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए, तो बी का ज़्यादा होगा भाई अराउंड 600 यहाँ पे है ये, है ना। सो आंसर क्या जाएगा 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक्स इन द ईयर 2000 देन इन ईयर 1999। ए जो है 2000 में कितना प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है भाई 1999 के मुकाबले। सो ए की बात करनी है अपने को, ए जो है 2000 में, ठीक है, ए ये है भाई, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। 2000 में ये 6000 का प्रॉफिट कर रहा है सन 2000 में, और 1999 में कितना का प्रॉफिट कर रहा है ये जो है वो अराउंड 4000 का, तो डिफरेंस आ जाएगा 2000 का। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी, ओके, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू 2000। बी के प्रॉफिट में ट्रेंड बताना है। सो बी का प्रॉफिट जो है 1997 से 2000 तक पूछा जा रहा है, ये इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है भाई। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, स्टेडी बोला तो नॉट, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग यार, इट इज़ इंक्रीजिंग ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तो इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, चेंज हो रहा है 1997 से लेकर 2000 तक। डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 5 आइटम्स हमको दिए हुए हैं, स्टडी द 2 फिगर्स गिवन बिलो एंड आंसर द 5 आइटम्स दैट फॉलोज। हाउ मैनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 35 टू 44। ठीक है, फिजिक्स प्रोफेसर्स कितने हैं जो कि 35 से 44 एज ग्रुप तक बिलोंग करते हैं, 35 से 44। तो 40% जो है वो बिलोंग करते हैं 35 से 44 के बीच। फिजिक्स प्रोफेसर है ना, मेल्स एंड फीमेल्स, एज ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर, ठीक है। सो टोटल हमारे पास फिजिक्स प्रोफेसर कितने होंगे, 8 + 32 टोटल हो जाएंगे यार, मतलब 40 टोटल फिजिक्स प्रोफेसर्स हैं, उसमें से 40% जो हैं वो हमारे पास 35 से 44 के एज ग्रुप में है, मतलब हमारे पास टोटल 16 प्रोफेसर्स हैं मेल और फीमेल मिला के, जो कि किस एज ग्रुप में है यहाँ पे 35 से 44। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स हैज़ द हाईएस्ट रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल, है ना, मेल और फीमेल का हाईएस्ट रेशियो कहाँ पे है भाई। सो अगर हम यहाँ पे निकालें, फिजिक्स में निकालें तो फिजिक्स में कितना है भाई 32/8, मैथमेटिक्स में कितना है 28/8, केमिस्ट्री में कितना है, इट इज़ 16/22,
बॉटनी में 10/14। साइकोलॉजी में 4/6। इकोनॉमिक्स में 24/8। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8×4 जो 32, ये हो जाएगा 3.5। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 0 कुछ आएगा, यहाँ पे 0 कुछ आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो सबसे जो रेशियो है वो फिजिक्स में है भाई, मेल और फीमेल का। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल। कितने परसेंटेज ऑफ साइकोलॉजी के प्रोफेसर फीमेल हैं भाई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के 6 फीमेल्स हैं यहाँ पे, है ना। टोटल है 10, इंटू 100 करेंगे तो 60% ऑफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स आर फीमेल यार। सो आंसर हो जाएगा सी, 60%। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 34 इक्वल्स टू 25 ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 ईयर। ठीक है, सो नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स प्रोफेसर दिया हुआ है 25 to 35 एज ग्रुप में कितने हैं, 25% ऑफ ऑल फिजिक्स प्रोफेसर्स इन दैट एज ग्रुप। ठीक है, सो 25 से 35 एज ग्रुप में फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं वो निकालना पड़ेगा भाई। ये फीमेल्स की बात आ जाएगी, फीमेल्स कितने हैं यहाँ पे, 25% ऑफ 30% ऑफ टोटल फिजिक्स प्रोफेसर कितने हैं यहाँ पे, 40। सो 12 हैं, 12। सो ये 1 जब 4 जब 3 हैं भाई, 3 फीमेल्स हैं। ठीक है, तो टोटल मेल्स कितने होंगे यहाँ पे, उस एज ग्रुप में 12 प्रोफेसर्स हैं, 3 फीमेल्स हैं, तो कितने हमारे पास मेल्स हो जाएंगे, मेल्स हो जाएंगे यहाँ पे 9। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा A9। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ द साइकोलॉजी प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ ऑल प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी, साइकोलॉजिकल प्रोफेसर्स जो हैं वो 2% हैं ऑफ ऑल प्रोफेसर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी। तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स कितने हैं यहाँ पे, 4 और 6, 4 + 6 = 2/100 ऑफ ऑल प्रोफेसर्स। सो ये हो जाएगा 10 × 100/2, ये हो जाएगा 5। सो ऑल प्रोफेसर्स कितने हैं, 500। सो आंसर आ जाएगा 31 का भी, 500 इज टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स यार। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट टेस्ट। If a student scores 74 marks in each of the 4 tests, in which one of the following test is her performance is best comparatively? 74 मार्क्स स्कोर करता है हर टेस्ट में, सो किस में यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये हमसे पूछा जा रहा है भाई। सो जहाँ पे एवरेज मार्क्स कम हैं वहाँ से
एवरेज मार्क्स कम है और उससे ज़्यादा ला रहा है, एवरेज से ज़्यादा ला रहा है भाई। 90 वाले में यहाँ पे एवरेज 60 है, 75 वाले में 60 है। सो इस वाले टेस्ट में एवरेज मार्क्स कम है और वो एवरेज ला रहा है। सो 90 है यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 75 है, तो ये 74 नंबर ला रहा है। मतलब ये भाई हाईएस्ट के पास ला रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बी में अच्छा होगा। ए में तो 90 ज़्यादा है भाई और 90 के पास नहीं ला पा रहा है, तो एवरेज उसका परफॉर्मेंस सब अच्छा बोलेंगे जो वो हाईएस्ट मार्क के पास लेके आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। टेस्ट 2 में यहाँ पे 75 हाईएस्ट है, एवरेज 60 लोग पाए हैं लेकिन ये 74 पाया है, तो ये पास पा रहा है टू दी हाईएस्ट मार्क्स। तो इसका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा बी, टेस्ट बी में, टेस्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द 4 एज पिरामिड गिवन बिलो नेमली ए बी सी डी रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज, विच वन ऑफ देम इंडिकेट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहाँ पे बताया जा रहा है, एजेस ऊपर, परसेंटेज ऑफ एज इन द क्लास, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सो जिसके बूढ़े वाले एज ज़्यादा होंगे उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे बूढ़े का एज जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलोज। इन अ सर्वे रिगार्डिंग अ प्रपोज्ड मेजर टू बी इंट्रोड्यूस्ड 2,878 person took part, of which 1,652 were males. 226 person were 226 person voted against the proposal, of which 796 were males. 1,425 person voted for the proposal. 196 females were undecided और 196 फीमेल वेर अनडिसाइडेड। एक सर्वे हुआ, एक प्रपोज मेजर को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हमारे पास 2878 पर्सनस जो थे वो पार्ट लिए। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं यहाँ पे, 2878। हाउ मेनी फीमेल्स वेटेड फॉर द प्रपोजल। ठीक है, हमारे पास इसमें से मेल्स कितने हैं, 1652। अब इसमें से फीमेल्स कितने हो जाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो 6 2 2 1 इतने फीमेल्स हो जाएंगे। अनडिसाइडेड 196 अनडिसाइडेड है, तो इसमें माइनस कर दूंगा तो ये 0, 12 में 9 बचेगा 3, 1 में 1 बचेगा 0, तो 1। सो वोटेड फॉर द प्रपोजल, इतने लोग यहाँ पे अनडिसाइडेड है, तो यहाँ पे 26% वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। जिसमें से 796, सपोज यहाँ पे 1425, हम तो बोला गया ना 1425% वोटेड फॉर द प्रपोजल। सो इसमें से अगेंस्ट वाले कितने हो जाएंगे, अगेंस्ट वाले हो जाएंगे 1226 माइनस 796, ये 0, 12 में 9 बचेगा 3, 11 में 7 बचेगा 4, 0। सो ये फीमेल्स हो गए जो कि अगेंस्ट। अब वोटेड, इसमें हमारे पास इतने पर्सन्स वोटेड थे,
फॉर द प्रपोजल। सो 430 में से माइनस कर देंगे 1430 को जब इसमें माइनस कर देंगे तो ये जीरो, ये 600 लोग जो थे वो यहाँ पे वोटेड फॉर द प्रपोजल यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 35, हाउ मेनी मेल्स वेर अनडिसाइडेड, कितने मेल अनडिसाइडेड थे, ठीक है। सो यहाँ पे मेल्स जो थे वो 1652 हैं। फॉर कितने लोगों ने वोट किया, अगेंस्ट कितने मेल्स ने वोट किया। सो अगेंस्ट में यहाँ पे 9796 मेल्स थे। फॉर वाले में कितने, 600 फीमेल्स ने फॉर के लिए, टोटल में से 600 फीमेल्स थे यहाँ पे। सो 4250 माइनस 600 करूँगा तो ये 5, ये 2, ये 825 मेल्स ने फेवर में वोट किए। सो अनडिसाइडेड कितने थे यहाँ पे, इतने मेल्स पार्टिसिपेट किए तो इन दोनों को ऐड करके 11 का एक केरी, ये हो जाएगा 12 का 2, एक केरी, 8 8 16, 160 इतने लोग पार्टिसिपेट किए, मतलब इतने लोग वोट अगेंस्ट या फेवर। अनडिसाइडेड कितने थे इसको माइनस कर देंगे इसमें से यार। सो ये 1, ये 3, ये 0 0। सो 31 मेल्स जो थे ये क्या हो जाएंगे, अनडिसाइडेड, डिसाइड नहीं कर पाए क्या करना है, वेट फेवर में करना है या फिर अगेंस्ट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीमेल्स वे आर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। इन फेवर में, नॉट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। सो अगेंस्ट में कितने फीमेल्स थे यहाँ पे, 430, यहाँ पे अगेंस्ट में है, आंसर हो जाएगा 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फॉलोइंग फिगर हैज़ 4 कर्व्स नेमली ए बी सी डी, स्टडी द फिगर एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलोज, विच कर्व इंडिकेट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें से कौन सा कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। ये सी वाला जो है, ये देखो, ये सी वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है। नहीं भाई, ये डी वाला यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है। सो आंसर हो जाएगा डी। सो ऐसा लोग टिक करेंगे बट आपको समझना है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब को समझो पहले। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि जो स्लोप होना चाहिए वो ऑलवेज इंक्रीज होना चाहिए, ऑलवेज इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो भाई, डी का स्लोप शुरुआत में ये स्टेडी है, फिर अचानक से स्टीप इंक्रीज हुआ, लेकिन सी का स्लोप हमेशा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 2 आइटम्स। The following pie chart shows the breakup of disease categories recorded in the patient from 2 towns, town A and town B. Pie chart plot the disease category as a percentage of total number of patients. Based on this, answer the 2 items that follows the chart. Okay, distribution of the disease in the town A, distribution of disease in the town B. Which of the 2 town has higher number of patient or higher number of person with diabetes यार। सो डायबिटीज़ के यहाँ पे 18% है, यहाँ पे 24% है। सो टाउन बी जो है उसमें डायबिटीज़ के ज़्यादा पेशेंट हैं भाई। ऐसा लोगों को लगेगा और टिक कर देंगे, बट आपको समझना भाई मेन यहाँ पे ट्विस्ट किया कि पॉपुलेशन कितना है। हो सकता है कि बी का पॉपुलेशन ज़्यादा हो और उसका 24% जो है, ई के पॉपुलेशन का कम हो, उसका 18% जो है इसके बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जब तक पॉपुलेशन नहीं दिया गया हो, हम नंबर ऑफ़ पेशेंट नहीं निकाल पाएंगे परसेंटेज के दिए हुए डाटा से। तो हम लोग यहाँ पे किसका हायर नंबर ऑफ पर्सन विद डायबिटीज़ ये नहीं बता सकते। सो नो इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन, आंसर ये हो जाएगा। यही तो ट्रिक है यहाँ पे, आसान क्वेश्चन नहीं है, बस एक ट्रिक है, पॉपुलेशन को लोग ध्यान देंगे कि नहीं। व्हाट कैन वी से अबाउट पर्सन विथ मोर देन 1 डिसीज फ्रॉम दिस ग्राफ, है ना। पर्सन विथ मोर देन 1 डिसीज, दिस आर लाइकली टू बी पर्सन विथ मोर
there are likely to be person with more disease in town A, there are likely to be person with more disease on town B, and there are likely to be person with more than one disease in town A and B. सो देखते हैं डाटा को एक बार. सो अगर यहाँ पे परसेंटेज को ऐड करके देखें तो 13, 18, 13, 22, 34 कितना हो जा रहा है? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 8, 20 का 0, 2 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये 100% हो रहा है. इधर हम देखें तो 24, 19, 30, 28 एंड 20. 8, 4, 12, 8, 4, 12 और 12 और 9, 21 का एक कैरी, 2 कैरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, 12. तो 121% हो रहा है. तो यहाँ पर CTB में ज़्यादा पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं, कोई एक इंसान ज़्यादा बीमारी से सफ़र कर रहा है, तभी तो परसेंटेज 100 से ज़्यादा आ रहा है यार यहाँ पे. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी. देयर आर likely to be person with more than one disease in town B. Question number 40 है consider the following velocity time graph. It shows two trains starting simultaneously on parallel tracks. With reference to the above graph, which one of the following statement is not correct? हमसे not correct पूछा जा रहा है. Train B has an initial acceleration greater than that of train A. एक्सेलरेशन क्या होगा? जो इसका स्लोप होगा, तो ट्रेन बी का जो स्लोप है शुरुआत में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन ए. बिल्कुल सही बात है. ट्रेन बी इज़ फास्टर देन ट्रेन ए एट ऑल टाइम्स. ट्रेन बी जो है उसका वेलोसिटी हमेशा ट्रेन ए से ज़्यादा है एट ऑल टाइम्स. तो शुरुआत में और आखिरी में वेलोसिटी थोड़ा सेम हो गया है भाई. तो एक मिनट इसको देखते हैं. बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट T0. T0 पे सेम वेलोसिटी है बिल्कुल. बोथ ट्रेन ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन टाइम टू यूनिट्स. सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. देखो भाई डिस्टेंस जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो डिस्टेंस बताता है. देखो भाई ट्रेन बी का एरिया ज़्यादा है तो ट्रेन बी ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया होगा. सो दोनों सेम है. ये तो गलत बोला है तो आंसर क्या आ जाएगा? डी. फास्टर है ऑल टाइम्स. ये सही बात है. बी से गलत पूछा जा रहा है. डी गलत है. क्वेश्चन नंबर 41 है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताना है. ग्राफ shows 3 athlete A, B, C running side by side for a 30 kilometer race. With reference to the above graph, consider the following statement. Graph shows 3 athletes A, B, C running side by side for 30 kilometer race. With reference to the above graph, consider the following statement. The race was won by A. 30 किलोमीटर रेस में कौन जीता रेस को भाई? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. 30 किलोमीटर में 30 सबसे पहले जो पहुंचेगा कम टाइम में वो जीतेगा. कम टाइम में 30 कौन पहुंचा भाई? ये तो बिल्कुल सही बात है कि ए रेस जीता. बी वॉज अहेड ऑफ ए अप टू 25 किलोमीटर. 25 किलोमीटर तक ए से बी आगे चल रहा था. नहीं भाई देखो 25 किलोमीटर में ए कहाँ पे है? 25 किलोमीटर्स में अगर दोनों हैं ए और बी, 25 किलोमीटर पहले कौन पहुंचा? बी पहुंचा फिर ए पहुंचा. सो बी इज अहेड ऑफ ए अप 25 किलोमीटर्स मार्क. बिल्कुल. सी रन वेरी स्लोली फ्रॉम द बिगिनिंग. यार सी स्लोली नहीं भाई फास्टली दौड़ रहा था. तो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है. करेक्ट हो जाएगा 1 and 2. आंसर हो जाएगा बी. Read the passage given below. Study the graph that follows and answer the 3 items given below the figure. During a party, a person was exposed to contaminated water. A few days later, he developed fever and loose motion. He suffered for some days
before going to doctor for treatment. On starting the treatment, he soon became better and recovered completely a few days later. The following graphs show different phases of the person's disease condition as the region A, B, C, D, E of the curve. One or which of the region of the curve correspond to the incubation phase of the infection. incubation phase का मतलब क्या, बैक्टीरिया अंदर में है बट उतना मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, अपना बीमारी का छाप नहीं छोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और ये ए है जो इंक्यूबेशन पीरियड है यार। 43 है विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट द पर्सन बिगेन शोइंग सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन। ये बी और सी में यहाँ पे बी में यहाँ पे लग सकता है कि उसको सिम्टम्स आए होंगे बिकॉज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तेजी से। 44 है विच रीजन ऑफ द कर्व इंडिकेट दैट द ट्रीटमेंट यील्डेड इफेक्टिव रिलीफ। तो देखो भाई जो नीचे वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ये जो फेज है ये इफेक्टिव रिलीफ हो रहा है ई वाले फेज में, ट्रीटमेंट जिससे मिला है। सो आंसर हो जाएगा सी।